नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जनमत ने फैसला कर दिया है, अब फैसले की बारी है। जी हां, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव परिणाम अब बस कुछ ही घंटे शेष हैं, लेकिन चुनाव परिणाम आने के पहले एग्जिट पोल ने भी सबकी नींदें हराम कर दी हैं और जितना दावा जिस अंदाज में जिस पार्टी का नेता या उसके रणनीतिकार कर रहे थे, अब वो सोच रहे हैं कि उन्हें बोलना क्या है। और इसलिए परिणाम के पहले एवी स्टार न्यूज ने एक ऐसे परिचर्चा का आयोजन किया है जब हम देखें कि जितनी ताकत के साथ जितने राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता नेता जो कुछ भी बोलते रहे, वास्तव में क्या आज परिणाम आने के पहले वो उस स्थिति में है कि वो बोलेंगे। जो बोल सुनाकर कहकर अनुरोध करके उन्होंने जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया। अब फैसले की घड़ी आ चुकी है, जनता ने फैसला सुना दिया है। आज हम विशेष चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। हालांकि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के रिजल्ट्स पर भी एग्जिट पोल्स आ गए हैं, तमाम चुनावी सर्वे आ चुके हैं, राजनीतिक पंडितों, राजनीतिक विश्लेषकों के अपने अपने विश्लेषण भी आ चुके हैं, जो आप तमाम टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से बराबर देख रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम ये साबित करें कि कौन जीता कौन हारा, क्योंकि ये तो 10 मार्च को 8 बजे के बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। हम उसके पहले उस बात की परख करना चाहते हैं कि जिसने जिस दम पर चुनाव लड़ा है, क्या आज भी उस पार्टी का उतना दम बरकरार है। दावे और प्रतिदावे क्या हैं, यह भी कुछ घंटों बाद पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि लोकतंत्र के प्रति हमारी जो आस्था है और जनता का जो विश्वास है, जनमत में वो प्रकट होगा। आज हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जब बात करते हैं तो कुछ ऐसे मुद्दे आए जिन पर चर्चा हुई और जो सचमुच में राजनीतिक एजेंडा बने, और वो था विकास बनाम बदलाव। आज भी हम विकास बनाम बदलाव पर बात करेंगे और साथ ही साथ अगर राजनीति में व्यक्ति भी एक एजेंडे के तहत आता है तो आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि उस व्यक्ति का एजेंडा बना क्यों, वो व्यक्ति राजनीतिक नारे में अपना स्थान क्यों रख पाया। क्या ये जो कथनी और करनी का विश्वास है, उस विश्वास पर जनता का संकट कहीं से भी नहीं दिखा और जनता ने उस भरोसे पर, उस विश्वास पर एक बार फिर उसी को चुनने का निर्णय लिया जिसको उसने सोच रखा है। और इन सब के साथ बेरोजगारी भी एक मुद्दा था, महिलाओं के सुरक्षा का भी मुद्दा था, और एक मुद्दा और भी था, और वो था सुरक्षा के साथ साथ अनधिकृत तौर पर राजनीतिक एजेंडा के तहत अगर कुछ अवैध निर्माण हुए तो उस पर बुलडोजर भी चला। बुलडोजर चलाने और बुलडोजर को खत्म कराने, उसे बंद करा करके एक जगह स्थिर कराने का भी एक रणनीति और एक एजेंडा चला। और 7वें दौर में तो उस एजेंडे की झलक भी दिखी, उसकी ताकत भी दिखी। आज हम उस पूरे मुद्दों की परख करेंगे और देखेंगे कि राजनीति के इस दौर में जब एजेंडा कुछ हाइप किया गया, कुछ सेट कर दिया गया और कुछ जनता ने जो देखा, जो सोचा, उसने तय किया। किस पर कौन भारी पड़ेगा, 10 मार्च को 8 बजे के बाद आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ आज कुछ राजनीतिक मेहमान हैं, इन्हीं एजेंडों पर हम बात करेंगे। अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता हैं, तमाम टीवी चैनल्स और हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वो मिलते रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी। विनोद सिंह नेता कांग्रेस, मुखर कांग्रेस के नेता हैं और अपना पक्ष रखते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो 7 चरणों में क्या कुछ गतिविधि रही और एजेंडा और नारे कैसे प्रभावी होते रहे, उसकी भी हम परख करेंगे। और भाजपा को धूल चटा देने की कसम खाने वाले अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता योगेंद्र यादव भी आज हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सवाल हम अनूप के पास जाएं, उसके पहले एक सवाल योगेंद्र यादव से हम जरूर लेना चाहेंगे। बाबा का बुलडोजर बंद करेंगे या बाबा का बुलडोजर अब चलता रहेगा, क्या लग रहा है आपको योगेंद्र जी? बुलडोजर बिल्कुल बंद हो गया है और 10 तारीख को बाबा का बुलडोजर हो जाएगा, फिर नहीं आएगा। बुलडोजर बंद हो जाएगा, पूरे विश्वास के साथ आप कह रहे हैं?
हेलो। पूरे विश्वास के साथ आप कह रहे हैं बुलडोजर बंद हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की जनता ने ये देखा है कि बुलडोजर पूरे 5 साल 200 चला, क्यों तो बुलडोजर चलना चाहिए था, वो बुलडोजर नहीं चला। तो हमेशा उन्होंने उन लोगों पे बुलडोजर चलवाया लेकिन उन्होंने माफिया और उनका कोई बुलडोजर नहीं चला। इससे जनता ने उनको जवाब दे दिया। 10 तारीख को उनका बुलडोजर। अश्विनी साई साहब, बुलडोजर तो अब आपका बंद हो जाएगा। बुलडोजर बंद हो जाएगा, ये चलेगा। जनता ने फैसला किया है कि बुलडोजर चलवाना है या बंद करना है। वो मतपेटियों में बंद है। कल शाम तक, इस समय तक पूरी स्पष्ट तस्वीर हो जाएगी। हो सकता है इससे पहले ही हो जाए। तो उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध जनता पर हम लोग छोड़ते हैं, लेकिन चौथे स्तंभ ने और एजेंसियों ने जो एक हवा का रुख रही है, वो हवा का रुख ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों माफियाओं पर बुलडोजर चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी नेता हो, अपराधियों को प्रश्रय देने का काम करते रहे हैं। इसलिए इनको बुलडोजर से दहशत होती है। आम जनता को बुलडोजर से बड़ी राहत है। इसलिए जनता ने, प्रबुद्ध जनता ने भर भर कर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। आपका ये वक्तव्य, ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि आत्मविश्वास से लवरेज हैं। अब हम अनूप शुक्ला के पास आएंगे। अनूप, 7 दौर का मतदान, लंबा मतदान का दौर, और तमाम एजेंडों पर जिस पर हमने बात की, बुलडोजर भी एक मुद्दा बना। और बुलडोजर बाबा तो ऐसा लगता है कि फिर बैठने जा रहे हैं लखनऊ की गद्दी पर। जी दिवाकर जी, देखिए अब आज की रात जैसा कहा जाए कयामत की रात, ये कयामत की रात इतनी आसानी से बीतती है, कठिनाई से बीतती है, तो सारे प्रत्याशी जानते होंगे कि आज की रात कैसे बीतेगी। बिल्कुल 7 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं। जनता का मत है वो बन चुका है और कल सवेरे 8 बजे से बैलेट पेपर की पहले वो गिनती होगी, उसके बाद में ईवीएम देखी जाएगी। तो कल रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन भाई सवाल आपका कि बुलडोजर आप देखा कि बाबा की यानी कि योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं में बुलडोजर दिखाई देते। मतलब बुलडोजर एक बड़ा जिसे कहा जाए कि मुद्दा बन के बाहर आएंगे। अगर हम साफ शब्दों में पुल और बुलडोजर, ये दोनों मुद्दे गाँव में जरूर चल रहे हैं। पुल मतलब छुट्टा आवारा पशु वगैरह ये सब खेतों में जा रहे हैं, वो भी मुद्दा बहुत जोर था। और साथ में बुलडोजर का मुद्दा जिसे कहा जाए बहुत ज्यादा प्रभावी रहा। और योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ी बात, अपनी सभाओं में बुलडोजर की लंबी लाइन लगा के वहां पे दिखाई जाती थी जनसभाओं में, ये बुलडोजर यहाँ चल रहा है जो माफिया के ऊपर दोबारा चलने को तैयार है। अब ये तो कल के बाद पता लगेगा, शाम तक क्लियर हो जाएगा कि बुलडोजर रहेगा बुलडोजर नहीं रहेगा। रुझान आने शुरू हो गए, बीजेपी को बहुत काफी असुविधा दिखाई दे, लेकिन क्योंकि पोल है तो जिसे कहा जाए कि ज्यादा नहीं किया जा सकता। नहीं अनूप, हम चैनल्स के एग्जिट पोल्स पर नहीं जाते, क्योंकि आप भी मैदान में रहे हैं, ग्राउंड जीरो से बराबर रिपोर्टिंग किए हुए हैं। दिल और दिमाग क्या कहता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं मुद्दों पे बात करूंगा। जनता देखिए एक बड़ा वर्ग है लाभार्थी का, जिसको नहीं ला रहे थे। बहुत बड़ा देखिए बीजेपी की ये पहली बहुमत की सरकार है, सामने जिसको जनादेश प्राप्त करना है जनता से, ये पहली सरकार आ रही है। तो अब ये देखना है कि कानून व्यवस्था में पहली बार एक ऐसा मुद्दा बना जिसमें ये निकल के आ रहा है कि अगर ये सरकार चलेगी तो कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। अर्थात जनता को ये पता है, जनता ये विश्वास मान के चल रही थी। आप जब नीचे बात करते थे जनता से तो बता थी, हाँ अगर ये सरकार चलेगी या सरकार आएगी तो फर्स्ट हो जाएगा। फिर से एक बार जिसे कहा जाए ना चलते दिक्कत करने लग जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात अनूप, यही रोकूंगा आपको, और यही से हमारा डिबेट शुरू होगा। कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी अगर बीजेपी की सरकार चली जाएगी, और जनता ने बहुत कुछ सोचा है 2 चरणों के बाद। अनूप ने बहुत बड़ी बात कह दी।
हम और मेहमानों के पास जाएं, लेकिन कांग्रेस के नेता विनोद सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लड़की हूं इसलिए लड़ सकती हूं, लड़की लड़ाई में जीतेगी हारेगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रुझान तो विनोद जी बहुत कुछ नहीं कह रहे हैं। लड़की ने लड़ा जरूर, लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके आगे मैं क्या बोलूं अब आपसे। सवाल पुकारने का काम किया है, महिला की बदहाली की बात किया है, महिला के स्वाभिमान को सम्मान को जगाने की बात की है, राजनीतिक सोच और परिवर्तन की ये झलक है और ये साहस ये कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। जिस प्रदेश में जिंदा उनके साथ ऐसे गलत हरकत उसके बाद चलाने किया जाता है, ऊपर से सरकार को खर्च चिट जाती है, जिस सरकार का किसानों का सम्मान करने के बजाय उनके मंत्री के विनोद जी रोकूंगा मैं आपको। चुनाव बीत गया विनोद जी, चुनाव बीत गया। ना मैं तो नहीं समझ रहा हूँ। लड़की ने लड़ाई लड़ी, मैं तो बोल रहा हूँ लड़की ने लड़ाई लड़ी, लेकिन लड़ाई लड़ने का अंदाज नहीं पसंद आया कि लड़की जब वो लड़ रही थी तो बिल्कुल अकेली थी, संगठन बहुत कमजोर था। क्या कारण है कि रुझानों तक में आपकी स्थिति तो सर बहुत कमजोर दिख रही, क्या कहा जाए। लड़ाई लड़ी है लड़की ने, इसमें दो राय नहीं। देखिए दिवाकर जी आप तो बहुत भारतीय जनता पार्टी रुझानों पे, बयानों पे, कयासों पे, अफवाहों पे किस प्रकार की राजनीति करती है, कैसे प्रबंधन करती है, बहुत समय चला जाएगा। 7 वर्षों से देश साथी रहा है, इस प्रकार से एजेंडा साबित करते हुए प्रोपेगेंडा मशीनरी कई बार आप विदेश के व्यक्ति को भी क्या है गलत मतलब अखिलेश यादव रात से बहुत नाराज हैं, मंगलवार रात से वो बहुत नाराज हैं और बहुत चिढ़ करके वो बोल रहे हैं। नाराजगी अब ईवीएम पे निकलनी शुरू हो गई। संकेत आपका भी उधर ही है क्या? ठीक है चलिए ठीक है। अश्विनी साई साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। महिलाओं को जो जगाने की बात कहा उन्होंने शुरू किया, लेकिन फर्क पड़ गया नीति और नियत का। नीति उत्तर प्रदेश में बनाई गई 40% महिलाओं को टिकट देने का, और वो नियत जो है जाकर बदल गई उत्तराखंड में, जो पड़ोसी राज्य है वो बदल गया, गोवा में, वो पंजाब में, वहाँ 40% नहीं दिया गया। तो महिलाओं को आगे तो किया गया, लेकिन जिस महिला को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को पोस्टर बनाया गया, उसको ही निकाल पार्टी से बाहर फेंक दिया गया। ये है नीति और नियत की बात। लेकिन इससे भी बढ़कर भारतीय जनता पार्टी ने एक वर्ग तैयार किया जो आधी आबादी का वर्ग है, न उसमें कोई जाति है, न धर्म है, न पंथ है, वो है एक महिला वर्ग जिसको से छत नहीं मिली थी, हमने छत दिया, ताकि बाकी योजनाएं जो लोक कल्याणकारी हैं आज गिनाने का टाइम नहीं है, वो चुनाव के पहले की चीजें थी। एक सीधा सवाल पूछूं साई साहब, एक सीधा सवाल पूछूं आपसे। 3 तलाक के मुद्दे पर भी आपने महिलाओं का सम्मान किया और इसलिए उनको एक ताकत देने की कोशिश की। कितने प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं के वोट मिलने के आपको आसार नजर आ रहे हैं? सही सीधी बात बोल रही। बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा और आज के समय का सबसे मौजूद सवाल पूछा। सवाल ही नहीं है, इसमें आप उज्ज्वला जोड़िए, सौभाग्य योजना जोड़िए, आयुष्मान योजना जोड़िए और राशन भी जोड़ लीजिए। ये मुस्लिम महिलाओं को और इसका असर
दिखेगा पश्चिम में, जहाँ पर यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक भ्रम फैला रहे थे कि ये किसान आंदोलन है और इतना नुकसान हुआ है, ऐसा हुआ है, वहाँ की महिलाओं ने हमको भर भर कर वोट देना शुरू किया। इसका भी कैसे खुलासा हुआ वो मैं बताना चाहूंगा आपको। इसलिए कि वहाँ पर जैसे ही चुनाव होने शुरू हुए, वहाँ पर पति के साथ वो पत्नी निकलती थी, वो महिला निकलती थी, अगर कोई रिपोर्टर आपका पूछता था तो वो गोल गोल जवाब देती थी। लेकिन जैसे ही पति से अलग होती थी, वो हम सुरक्षा के नाम पर वोट दे रहे हैं, हम राशन के नाम पर वोट दे रहे हैं, हम 3 तलाक के नाम पर वोट दे रहे हैं। ये मुस्लिम महिलाएं भी, हमने वही कहा, ये वर्ग जो तैयार हुआ उसमें न कोई जात था, न धर्म था, न पंथ था। ये सबके लिए 24 करोड़ जनता के लिए जो हमारी आबादी है वो सबके लिए था, जिसमें मुस्लिम महिलाएं भी आ। अच्छा, एक बात बताइए, तब तो आपको 300 सीट पार करना चाहिए, लेकिन 300 सीट आपको मिलेगी नहीं। अब ये तो मत पेटी खोलने के बाद ही हमने तो अपना लक्ष्य पार करने की बात हमेशा कहा है कि हमारा लक्ष्य 300 के पार है, और रुझान भी यही बता रहे हैं कि हम अपना लक्ष्य पार करते हुए दिख रहे हैं। बाबा की सरकार बनेगी, ये तो रुझान में क्लियर है, लेकिन 326 सीट आप दोहरा नहीं रहे हैं। पिछला इतिहास 2019 दोहरा रहे हैं क्या? आप ये बताना चाह रहे हैं? माफ करिएगा, हाँ जी। सरकार 200 पर भी बनती है और 303 पर भी बनती है। अगर जनता ने हमको 303 नहीं दिया और जनता ने 250 पौने 300 दिया, तो हम जरूर ये समीक्षा करेंगे कि कहीं जनता की सेवा में कमी रह गई थी। उसको फिर से देखने का काम कर योगी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जाएगा, और फिर अगले चुनाव तक तो जो 2024 के बाद और 2027 में आने वाले हैं, इनमें हम इन को फिर से तय करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात अश्विनी शाही साहब ने आपने कही है। माफ करिएगा, मैंने अभी 2019 का जिक्र किया, 2017 की बात थी जहां तक विधानसभा चुनाव का संदर्भ था। मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे पूछना चाहूंगा और जिसको आपने स्वीकार कर लिया। 2017 में आप जो करिश्मा किए थे वो आप दोहरा नहीं रहे हैं, ये आप दिल से जानते हैं। हालांकि एग्जिट पोल में आप 326 भी पार कर रहे हैं, क्या करेंगे ये तो कल पता चलेगा, लेकिन 250 का जो आंकड़ा है वहां तक आप पहुंच रहे हैं, ये भरोसा है। जब हम ग्राउंड जीरो पर भी बराबर बने रहे, हमारे सहयोगी अनूप शुक्ला है। अब बात हम अनूप से शुरू करते हैं। अनूप, अश्विनी शाही साहब ने स्वीकार कर लिया जो उनका दिल और दिमाग कह रहा है कि 202 पे भी सरकार बनेगी, 303 पर भी बनेगी, 250 और 265 तक में भी हमारी स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन हम मूल्यांकन करेंगे कि हमने कहां भूल कर दी। बहुत बड़ी बात कही है और इस तरह से स्वीकार करना चाहिए। अनूप जी, क्या ये स्वीकार करने की स्थिति आएगी? स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ कहीं कोई चूक हो गई थी? देखिए दिवाकर जी, इसके अलावा चारा जो क्या रिजल्ट आता है सामने, सुधार अपने करने पड़ेगा। हमारे ग्राउंड जीरो पर हम लोग लेकिन जो लोकल स्तर पर जो एमएलए विधायक उनके काफी दिखाई दिया, वो टिकट कटने शुरू कहते थे कि अगर ये चेहरा बदल देते लोकल लेवल पे तो और अच्छी आ सकती है। लेकिन हम लोग ने कल डिस्कशन किया कि प्रकार से चले गए सपा में, तो सत्ता में आ ही गई थी और जो टिकट कटने चाहिए तो वास्तव में वो टिकट नहीं काटती। इससे पहले बीजेपी काफी 200 के आसपास टिकट काटती एकदम से बैक पे आ गई। इसका नुकसान सीटों नहीं है दिखाई देगा यहाँ पर जब रिजल्ट आएगा। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, सीटें आनी चाहिए। चेहरे पे कोई दो मतलब जनता में कोई दो नहीं, जनता में कोई रोष नहीं, बल्कि सब पसंद करते हैं। लेकिन लोकल स्तर पर है, जाहिर सी बात है, लेकिन लोकल स्तर पर जो विधायक है उनके प्रति काफी दिखाई दिया। चाहे अयोध्या ले रहे, चाहे बनारस ले रहे, आप ये सोचिए अयोध्या और बनारस जैसी सीटों पर भी अगर बीजेपी को जिसे कहा जाए
अगर टक्कर देनी पड़ रही, चुनौती देखनी पड़ रही, तो उससे ज्यादा क्या लेंगे। अभी पर्यटन मंत्री किरण तिवारी ने एक पहले ही जो खासकर चरण के पहले ही बड़ा मार्मिक उन्होंने जो गलती की माफ कर दी। क्या मतलब माफ कर दीजिए, आपने 5 साल काम किया, अपने क्षेत्र का भागने नहीं, उसके बाद आप कह रहे लास्ट माफ कर दीजिए। इससे क्या भाई, जो काशी का क्षेत्र है, दक्षिण वाला जो क्षेत्र है बनारस का, अगर वो सीधा वो नितिन तिवारी के हाथ में योगी हाथ कैसी है, काशी तो कॉरिडोर वाला है, बहुत अगर आ जाते हैं तो इनकी गलती का खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा। देखिए ये चुनाव बाइपोलर है, मोदी के फेस और अखिलेश के फेस पर चुनाव चला गया। अब ये कितना आता है, जो भी हारेगा जो भी जीतेगा के ऊपर मूल्यांकन होगा और अखिलेश के चेहरे पर मूल्यांकन होगा। अच्छा, दूसरी चीज जमा बहुत बड़ी बात आपने कही। और एक बात और कहना चाहूंगा, मैं आऊंगा अनूप, एक एक मुद्दे को हम उठाएंगे। अब हम समाजवादी पार्टी के नेता के पास जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की ताकत पर आपने पूरे भाजपा में खलबली मचा दी, लेकिन भाजपा के लिए सिर्फ आप 3 सीटें छोड़ रहे थे। और अभी तक के रुझान और ग्राउंड जीरो पर जो हमारी रिपोर्टिंग रही है, हर एक जिले में हमारे, हर एक विधानसभा में हमारे रिपोर्टर रहे हैं, वहां के इनपुट्स के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। योगेंद्र जी, भाजपा आपसे चुनाव जीत रही है, ये खबर हमें भी लग रही है। अब आप बताएं, क्योंकि अब तस्वीर क्लियर होती जाए बातचीत में। जी, भाजपा उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को कहीं नजर नहीं आएंगे। आज जो बाढ़ के लोग हैं, ये अपनी बाड़ी से क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र में आपने देखा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हर पोलिंग स्टेशन पर गोली से लेकर तक का पहरा रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको वो जवाब दिया कि इनके नेता खदेड़े गए, तो हम लोगों ने इनकी सुनी नहीं और ये काला मुंह करके वहां से लौट आए। गाँव में लोगों नहीं, पब्लिक जनता ये बताइए योगेंद्र जी, न तो कांग्रेस ने, न आम आदमी पार्टी ने, न बहुजन समाज पार्टी ने ईवीएम हैक करने के आरोप नहीं लगाए, ट्रकों पे लाद करके ईवीएम ले जाया जा रहा था ये आरोप नहीं लगाए, आप ही की पार्टी लगा रही है। भरोसा इतना है तो ये सब बातें क्यों? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से 300 प्लस जीतने जा रही, ये भाजपा आ गए और इन्होंने फर्जी एक्ट दिखाकर, क्योंकि ये सिर्फ अपने अधिकारियों पर। योगेंद्र जी, माफ करिएगा योगेंद्र जी, कल आप हमसे कितने बजे जुड़ेंगे? कल मैं अंदर रहूंगा। याद रखिएगा 300 सीटों की बात की है आपने। अब कुछ मुद्दों पर मैं बात कर रहा हूं। आपने अपने घोषणा पत्र से लेकर के अखिलेश यादव को जिस तरीके से हीरो बना करके वन मैन शो के तौर पर आपने प्रस्तुत किया, योगी मोदी के आगे अखिलेश जी की नहीं चल पाई। जबकि एंटी इनकम्बेंसी फीलिंग्स और फैक्टर्स क्या थे उसका जिक्र हमारे सहयोगी अनूप शुक्ला ने कर दिया है। अब आप बोलिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रहे थे, पूरी देश की भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव। अभी 7वें दौर का चुनाव खत्म हुआ, सुनते जाइए, अब सवाल एक के बाद एक आपके ऊपर पड़ेंगे। आपने कहा अकेले हमारे अध्यक्ष जी लड़ रहे थे, तो राजभर जी क्या कर रहे थे? ये मेरे सहयोगी थे, सभी लोगों ने सहयोग किया, मेरा गठबंधन था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे और हमारे गठबंधन में मेहनत की। मैक्सिमम 150 सीट से अधिक आप पाने जा रहे हैं, ये मैक्सिमम अनुमान है, और आप 300 की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप 10 तारीख को 10 मार्च को 12 बजे आप देख लोग कहीं खाने पीते होंगे, तो उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे, अकेले करके आप। क्या कारण है कि सुरक्षा का मुद्दा सबसे प्रभावी मुद्दा हो गया, योगी का बुलडोजर का मुद्दा सबसे प्रभावी मुद्दा हो गया? क्या कारण है? बुलडोजर ये सिर्फ जनता को भयभीत करना। बुलडोजर आपने देखा होगा किस माफिया पे बुलडोजर चला। बुलडोजर कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बना कोई व्यक्ति जो माफिया हो जाए, अगर उसके गैर आधिकारिक और गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर चले तो उससे जनता भयभीत होती है। क्या बात कर रहे हैं आप?
हम आपको लिख के दे दें पूरे तो 4 जनपदों में जो माफिया है, तो चला। अच्छा, और अतीक अहमद को आप माफिया नहीं मानेंगे? बीजेपी के लोगों को न मालूम हो वो हमसे ले जाएं आके। मुख्तार अंसारी को आप माफिया नहीं मानेंगे? अब वही ये है, आज हिंदुस्तान की जनता बस सिर्फ अगर कोई चीज अपने न्याय के, आपने देखा नौजवान ने नौकरी मांगी उनके ऊपर लाठी, कोई अगर देश की बात करते तो वो देशद्रोही हो जाएगा। और एक सवाल का जवाब दीजिए, मुस्लिम और यादव समीकरण को आपने इस तरह से प्रभावी किया, आप तो समाजवादी पार्टी के नेता थे, मुस्लिम और यादव ही आपकी असली ताकत है, सबको आपने छोड़ दिया। सुनते जाइएगा, कल इन्हीं सवालों का जवाब देना होगा, और इसीलिए आज चर्चा में हम ये बात कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी 85% और 15% में दोबारा किया। 50%। क्या कारण था कि राजा भैया को पहचानने से इनकार कर दिया था अखिलेश यादव ने? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के साथ है, उनका पार्टी सम्मान हमारी करती है। जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं विनोद सिंह जी। अगर माफिया राज खत्म होगा, और जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला ने कहा कि लोगों को यह लगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं बद से बदतर न हो जाए, और इसलिए बाबा के पक्ष में लोग चले गए तमाम एंटी इनकम्बेंसी फीलिंग के बावजूद। क्या ये किसी रूलिंग पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि नहीं कही जा सकती? ये तो के बाद कर पाएंगे। तो जो तस्वीरें आ रही हैं चुनाव आयोग की लापरवाही की, जो प्रशासन है उससे जुड़े हुए जिम्मेदार लोगों का, इस प्रकार से आज के समय में उत्तर प्रदेश की व्यवस्था और चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं संदिग्धता में इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। हजारों की संख्या में ईवीएम और अफरा-तफरी और अदला-बदली। विनोद जी छोड़ दीजिए अब ये आदत प्लीज। बहुत अच्छी लड़ाई आप लोग लड़ते हैं, और लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभों पर, उनके प्रमुख संस्थानों पर इस तरह का आरोप प्रत्यारोप कि अब आपको ईवीएम हैक करने, ईवीएम चुराने, और उन्हीं डीएम एसपी का कभी आप लोग सम्मान करते हैं, कभी वो आपको राजनीतिक पार्टी या रूलिंग पार्टी के वो एजेंट लग जाते हैं। ये क्या है सर? दिवाकर जी जो ये खबरें आप जैसे किसी जिम्मेदार पत्रकार ने, किसी मीडिया हाउस में, किसी इंडिविजुअल आदमी ने भेजी है, तो उस पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? इसकी जिम्मेदारी किस पर तय हो सुनिश्चित इसका भागीदारी किस पर आएगी? हमें लोकतंत्र की पारदर्शिता अगर बनाए रखनी है, अगर हमें संस्थाओं का पूरा उचित सम्मान और उसकी मर्यादा बनाए रखनी है, तो उसकी जिम्मेदारी तो बनेगी ना उससे जुड़े हुए लोगों। विनोद जी एक सीधा सवाल है, क्योंकि समय उन मुद्दों पर आप मत बोलिए, अश्विनी साई साहब के पास में आऊंगा। सीधा सवाल है, 20 सीट आप जीत रहे हैं, 20 सीट आप जीत रहे हैं। ये सवाल जनता ने जो हमारी शंका ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी पूरे धागे से ये जनादेश को गुमराह डाइवर्ट करने की समझ तक भी जा सकते हो, इनके प्रयास करते रहते हैं। अभी मैं उदाहरण दूंगा, 4 बजे राजभवन का दुरुपयोग करके संवैधानिक सरकार बनाने के लिए सब आप कहेंगे कि संस्था कहाँ गई है। चलिए आप भी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिए, और शायद अखिलेश यादव के उस सुर में आप सुर मिला रहे विनोद जी, जब उन्होंने कहा कि अब क्रांति की दरकार है। अब क्रांति, लोकतंत्र में क्रांति की भी बात अखिलेश यादव कह चुके हैं। अश्विनी साई साहब, अगर आप चुनाव जीतते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पार्टी प्रकार की नहीं चाहिए, होना चाहिए, जो मर्जी वो करे, को कलंकित करने का काम करे। ऐसे लोकतंत्र में आस्था रखने वाले, संवैधानिक मूल्यों में आस्था रखने वाले हम जैसे आम लोग आम शहरी में ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है? खैर आपने भी आरोप लगाना शुरू कर दिया है, और ये सहज समझा जा सकता है कि ठीक 10 घंटे पहले ईवीएम फैक्टर प्रभावी हो गया। और जानते हैं, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि चुनाव के ऐन वक्त के पहले आप भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा या इस समय प्रतीक पुरुष
प्रधानमंत्री मोदी को हराते रहते हैं, तमाम तरीके से उनकी उपेक्षात्मक शैली में उन पर तंज कसते रहते हैं, और चुनाव जब काउंटिंग होने लगता है तो मोदी फैक्टर प्रभावी हो जाता है। और शायद मोदी और मोदी के रणनीतिकार यही चाहते हैं कि आप लोग ऐसा करते रहें। प्लीज हमारे इस बात पर गौर करिएगा। अश्विनी साई साहब, मैं अब आपके पास आता हूं, आप मूल्यांकन करेंगे क्या कारण है कि आपने विकास के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी। सवाल सुनिएगा, लेकिन जनता ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया कि आपके जितने भी विधायक थे वो अप टू द मार्क काम नहीं कर रहे थे। ये आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर के आई। गवर्नेंस में कहीं कोई समस्या थी? देखिए सिंह साहब, ये तो जो मूल्यांकन है, अब उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको भी पता है, सबको पता है कि हमेशा समीक्षा करती है, चाहे वो चुनाव जीते या चुनाव हारे, आप मूल्यांकन और समीक्षा हमेशा करती है। चुनाव का रिजल्ट कल आएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सी सीटों पर हम जीते, उसके क्या क्या अच्छे कारण थे, जिस सीटों पर हम हारे उसके क्या क्या खराब कारण थे। ये सब पर एक मूल्यांकन और समीक्षा जरूर होती है, और हमारे यहाँ हर स्तर पर बैठक होती है, उसमें जरूर उसके मुद्दों को उठाया जाएगा। मगर अभी हमारे साथी कांग्रेस के भाई विनोद सिंह जी कह रहे थे या योगेंद्र भाई जो कह रहे थे, इन लोगों ने जो मत पेटी की बात की और ईवीएम की बात की, कल से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी शांत है, सिर्फ और सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी ही बौखलाई हुई है। 300 उपद्रवियों ने, इनके जो कार्यकर्ता का कहा जाता है उनके ऊपर मुकदमा हुआ है, उन्होंने कल पूरा ड्रामा किया है बनारस में, और उस ड्रामे के बीच में अगर क्या कहते हैं चुनाव आयोग को ये लगा है कि प्रशासन ने कोई गलती किया है तो एडीएम को भी सस्पेंड किया है उन्होंने, और 300 इनके कार्यकर्ता जो कि ईवीएम जो डेमो में जा रही थी उसको लेकर उन लोगों ने हंगामा जो मचाया है उसको देखिए। इसके पहले थोड़ा सा चलूंगा, दो चीजें थी, एक माफिया का बेटा इस तरीके से भाषण देता है, तो ये वही वाली बात जो हमारे केंद्रीय नेता केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी कह रहे थे कि ये वही सपा है, नई हवा है लेकिन वही सपा है, और बाद में 10 तारीख के बाद ये सपा है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया, जो भी देखा, एक प्रोटोकॉल के तहत एक चीजों यहाँ पर जो चुनाव हुआ, ये बौखलाए हुए सारे प्रत्याशी, वो सारे नेता समाजवादी पार्टी के आज भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि उनको भी पता है कि ये केंद्रीय चुनाव आयोग के अंतर्गत सारी मशीनरी आज उत्तर प्रदेश की, पंजाब की, गोवा की, मणिपुर की काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हारे हुए बौखलाए हुए की तरह ये चिल्ला रहे हैं और विधवा विलाप कर रहे हैं। जी अनूप जी, बनारस को ही केंद्र बनाया जा रहा है। आप देखिए ये नाराजगी, ये झल्लाहट, और इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है अनूप, अब इसमें कोई दो राय नहीं, माफ करिएगा, कि झल्लाहट है अखिलेश यादव में, और इनकी अंदरूनी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी एज ले चुकी है, बढ़त ले चुकी है। हम जीत पर, सीटों पर दावा नहीं कर सकते, न करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ 8 बजे के बाद कल पता चलेगा। अनूप जी, बनारस को अब राजनीतिक विरोध का केंद्र विपक्ष बनाना शुरू कर रही है, ध्यान दीजिएगा, और यह सवाल बहुत मौजू है जो हो सकता है कि जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन जाए। बनारस विरोध का केंद्र बनाया जा रहा है, क्योंकि ईवीएम हैक करने, ईवीएम को चुराने और चुरवाने का सारा कुछ ठीकरा सिर्फ बनारस पे ही फोड़ा जा रहा है। अटैक एक बार फिर प्रधानमंत्री पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दिवाकर जी, कल बनारस में, साथ में बरेली में, इन दो जिले में एक साथ घटनाएं दिखाई दी। देखिए एक मजाक चलता चला आ रहा, 2014 के बाद से एक ऐसा परसेप्शन पक्ष ने ईवीएम के खिलाफ बनाया है कि हर हारने वाली पार्टी सिर्फ एक चुनाव के कुछ पहले की बस ईवीएम खराब है, और यहाँ पे तो सपा नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं यहाँ पे बोल रखा है कि मोबाइल से हैक हो रहा है। आप बताइए कि निर्वाचन आयोग ने साफ साफ बता रखा है, उसमें इंटरनेट
कनेक्टिविटी है ही नहीं, और जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं उसका मोबाइल से कैसे हैक करेंगे, छोटा सा सवाल है पढ़े लिखे लोग। लेकिन बिल्कुल एक बना रखा, आज अभी का एक से वीडियो आया है सामने जहाँ पे कूड़े वाली जो गाड़ी है उस पर हटा हटा के बताइए ईवीएम मशीन क्या है ये मजाक। कल जो पार्टी की है अखिलेश यादव ने, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इतना चार्ज कर दिया है कि अब वो बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, कल जब रिजल्ट आएगा उसके बाद बहुत ज्यादा हद तक ये संभावना है पुलिस। अनूप जी एवी स्टार न्यूज पर हम लोग वही चर्चा करते हैं जो आने वाला होता है, और ये हमारा परसेप्शन है, विश्लेषण है कि बनारस को जिस तरह से विरोध का केंद्र बनाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी की झल्लाहट साफ उभरेगी और कांग्रेस उसमें सहयोगी की भूमिका निभाएगी। शायद विनोद जी इस बात से सहमत ना हो, लेकिन इनको मजबूर होकर के ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि अब तो चुनाव हो चुका है। विनोद जी आप सहमत हैं या नहीं? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से ये बात जरूर आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संविधान की, महिला सम्मान की, किसानों की लड़ाई, चुनाव परिणाम जो भी हो, लेकिन हम लड़ते रहेंगे और हमें बड़ा बल मिला है कांग्रेस जन प्रकार से। महिलाओं को विश्वास है कि देश में इनका आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत जी तो कह दिए विनोद जी कि काउंटिंग के तुरंत बाद फिर किसान आंदोलन शुरू हो जाएगा। हम सारी भूमिका और सारी जो पूर्व पीठिका बनाई जा रही है उसके बारे में हम बोलते जा रहे हैं, इसीलिए कहा कि चर्चा ही हमारी अन्य मुद्दों पर होगी। तो काउंटिंग के बाद अब राकेश टिकैत का भी उभार हो जाएगा। कल का इंतजार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आप सड़कों पर आए होंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भयंकर जनारोह, भयंकर हर घर में भारतीय जनता पार्टी की नीचे से पीड़ित और में थे, जो लोग थे, इस प्रकार से उनकी डिटेल में जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगा। इस प्रकार से महिलाओं के साथ हुआ, जिस प्रकार से बेरोजगारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिस प्रकार ये कैसे ड्राइव नहीं, इनके जो समर्थक लोग हैं, इनके जो व्यक्ति लोग हैं, इनके जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं, उनको कांग्रेस पार्टी कोई खौफ नहीं है। ठीक है समझ गया नाराजगी और झल्लाहट। अश्विनी शाही साहब, बहुत बड़ी चुनौती है। कल काउंटिंग हो जाएगा, 2-2:30 बजे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, 6 बजे के बाद याद रखिएगा ये 4 बातें जो एबी स्टार न्यूज पे चर्चा हो रही है। तुरंत किसान आंदोलन की अगली भूमिका के बारे में जिक्र किया जाएगा, ईवीएम में कहां गड़बड़ी की गई है उसके बारे में जिक्र किया जाएगा, और विपक्ष जो है वो एक साथ लखनऊ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकता है, अलग अलग नहीं करेंगे। हाँ, उसमें बीएसपी नहीं होगी। ये राजनीतिक आकलन है, आप देख लीजिएगा कल। तो इससे कैसे निपटेंगे? एक लाइन में कहना चाहूंगा, संवैधानिक तरीके से किसी भी विरोधी दलों के किसी भी विरोध का सम्मान है, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, विरोधी दल हो, किसान नेता के नाम पर विरोध या अराजक गुंडा हो, तो किसी को अराजकता फैलाने नहीं दी जाएगी। संविधान हित में जो भी बात होगी, जो न्याय संगत होगी, वो कानून सम्मत होगा, वो काम करने दिया जाएगा। जो विरोध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये उत्तर प्रदेश बनने की तरफ बहुत तेजी से करता है, जिससे मुखिया जी है उनको ये सब चीजें सही बर्दाश्त नहीं है। संविधान सम्मत रहेंगे, आपका सम्मान है, वरना परंपरा से और ठीक। आखिरी सवाल योगेंद्र जी, 300 सीट आप पाएंगे, ये आपका दावा है, अनुमान तो नहीं है कि आप पाएंगे, और नहीं पाएंगे तो क्रांति करेंगे क्या उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की जनता ने, हमारे नेता ने, हमारे वरिष्ठ प्रदेश के नेताओं ने, समाजवादी पार्टी जनता के हर
ठीक है, मैं समझ सकता हूं, समय सीमा समाप्त हुई। कल जरूर मिलेंगे योगेंद्र जी, और याद रखिएगा 300 सीटों का आपका दावा है। हालांकि 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे अखिलेश यादव जी, 100 सीट तो आप अभी कम हो गए। ये कल पता चलेगा अनूप जी, कल हम लोग सुबह ही जुड़ेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आज सुबह जब सबकी नींद खुली तो ये जरूर सोचे होंगे कि गुरुवार को 8 बजे के बाद हमें क्या बोलना है। और उसके पहले एबी स्टार न्यूज पर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी अपने आत्मविश्वास के साथ बहुत संयत तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश की। और समाजवादी पार्टी ने तमाम ठीकरा चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ते हुए थोड़ी जल्लाहट के साथ अभी भी यह दावा किया है कि 300 सीट से अधिक जीतेंगे। और महिला सम्मान के साथ लोकतंत्र को बचाने की बात कांग्रेस कर रही है। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि रिजल्ट क्या आने वाला है। एबी स्टार न्यूज पर हम बराबर कह रहे हैं रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जिस क्रांति का आह्वान अखिलेश यादव ने किया है, शायद उस पर विराम लगाने या उस क्रांति के पॉजिटिव पक्षों के साथ सड़क पर उतरने का निश्चय अगर विपक्ष करेगी तो यह बेहतर पहल होगी। अन्यथा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के रास्ते में जो भी रोड़ा बनेगा, कानून अपना काम करेगा। ये ऐसा होना भी चाहिए जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता अश्विनी शाही ने दोहराया भी। क्या होगी कल स्थिति, पल पल की जानकारी हम आपको देंगे। आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जानकारी के साथ कि कल पूरे दिन भर एबी स्टार न्यूज पर तमाम पैनल्स के साथ और ताजा तरीन अपडेट के साथ हम आपसे जुड़ेंगे और समय समय पर जानकारी देते रहेंगे कि कौन जीता कौन हारा, और उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जिस पर आज हमने विश्लेषण को ओपन करने की कोशिश की है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।